हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कार्ड में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान और नगर, इसका आखिरी भाग मतलब भाग 10 पढ़ रहे हैं। चैप्टर पे आने से पहले हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन वाले प्रोसेस की। पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि नाविकों का देश किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है कि मेसोपोटामिया के लेक मेलहुआ को नाविकों का देश कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता की लिपि में कितने चित्रात्मक चिन्ह थे। हड़प्पा सभ्यता की जो हमारी लिपि थी, जिसे हम रहस्यमयी लिपि कहते हैं, उसमें कितने चित्रात्मक चिन्ह थे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अब आ जाते हैं अपने चैप्टर पर। आज का हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आज का हमारा चैप्टर का, मूल बातें। और मूल बातों में प्रमुखता हम बात करेंगे कि अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। हमने देखा कि जो अशोक के अभिलेख थे उनका जेम्स प्रिंसेप द्वारा उनकी जो लिपि थी उनको पढ़ा गया और उनका अर्थ निकाला गया। और कई अलग अलग राजाओं के किन्हीं के भी अभिलेख मिलते हैं तो उनका अर्थ कैसे निकाला जाता है। और ये जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के प्रमुखता लेख थे या अभिलेख थे, उनका अर्थ कैसे निकाला गया, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। हमने देखा है कि जो हमारे जेम्स प्रिंसेप थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी, उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ब्राह्मी लिपि का अर्थ कैसे निकाला गया। तो हमारी जो ब्राह्मी लिपि थी या ब्राह्मी लिपि का अध्ययन कैसे किया गया, तो आधुनिक भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। मतलब अभी की जो आधुनिक भाषा है उसमें जितनी भी लिपियों का प्रयोग किया जाता है उनका मूल ब्राह्मी लिपि है। मतलब ये जो लिपियां हैं वो ब्राह्मी लिपि से ही बनी है एक टाइप से, या हम कहें कि इनकी शुरुआत या इनका जो मूल तत्व है वो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, अब है इस लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। बिल्कुल सही बात है, ये हमने देखा है कि जो हमारे अशोक के अभिलेख हैं उसमें प्रमुखतः ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो इस ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेख में किया गया है। क्लियर है। इसके बाद है जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेप ने अब अशोककालीन मतलब अशोक के समय जो ब्राह्मी लिपि थी जिनका प्रयोग अभिलेखों में किया गया, उस ब्राह्मी लिपि का किसने, जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन मतलब अशोक के समय की ब्राह्मी लिपि का 1838 ईस्वी में क्या किया, अर्थ निकाला। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ब्राह्मी लिपि थी उसका अर्थ किसने निकाला, जेम्स प्रिंसेप ने। कब निकाला, तो 1838 में निकाला। और कौन सी ब्राह्मी लिपि, अशोककालीन। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अब हमारा टॉपिक है दूसरा, खरोष्ठी लिपि को कैसे पढ़ा गया। अशोक के अभिलेखों में 2 लिपियों का प्रयोग था, एक ब्राह्मी लिपि और एक खरोष्ठी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि तो हमने देख लिया कि उसका अर्थ कैसे निकाला गया, लेकिन खरोष्ठी लिपि को कैसे पढ़ा गया। तो अब ये जो खरोष्ठी लिपि है उसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हिंद यूनानियों द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के। अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए थे वो हिंद यूनानी शासकों द्वारा किए गए थे। तो हिंद यूनानी शासकों द्वारा जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे उनसे खरोष्ठी लिपि की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अब उन सिक्कों से जानकारी कैसे मिलती है, तो उन सिक्कों पे तो केवल शासकों के नाम थे, तो वही जो शासकों के नाम थे उन्हें या खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था या फिर यूनानी भाषा में, क्योंकि शासक कहाँ के थे, शासक कौन से थे, हिंद यूनानी, इसलिए उनसे खरोष्ठी और हमें यूनानी भाषा में क्या मिले हैं, शासकों के नाम मिले हैं। और जो खरोष्ठी भाषा में नाम मिले हैं उनसे हमें खरोष्ठी लिपि की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद है कि अब क्या होता है कि कोई भी लिपि का जब अर्थ निकाला जाता है तो उसकी तुलना किसी दूसरी लिपि से की जाती है। ठीक है, तो जो खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला गया उसकी तुलना प्राकृतिक भाषा से करके
जो हमारी प्राकृतिक भाषा थी उससे इसकी तुलना की गई, या मतलब उसके आधार पर कौन सी लिपि का, खरोष्टी लिपि का जेम्स प्रिंसेप द्वारा क्या निकाला गया, अर्थ निकाला गया। ठीक है, तो इस जो हमारा ये वाला टॉपिक है इसमें केवल इम्पॉर्टेंट बात इतनी है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ जेम्स प्रिंसेप ने निकाला, 1838 में निकाला। ठीक है, और ये जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि है वो अशोक के अभिलेखों में इनका प्रयोग किया गया था, और इनका अर्थ किसने निकाला, जेम्स प्रिंसेप ने निकाला, 1838 ईस्वी में निकाला। इसके बाद अब हम देखेंगे अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। अब हमारा टॉपिक है अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। हमें जो अभिलेख मिले हैं उनसे किस प्रकार के ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं। तो सबसे पहला, इस समय के अभिलेख अशोक के थे। इस समय मतलब 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी, तो इस समय के जो अभिलेख थे वो अशोक के थे। तो सीधी सी बात है कि अभिलेख की प्रथा को भी अशोक ने ही प्रारंभ किया था, और अधिकतर अभिलेख या लगभग सारे ही अभिलेख किसने लिखवाए थे, अशोक ने लिखवाए थे। ठीक है, क्लियर है। इन अभिलेखों से अशोक की उपाधियों की जानकारी प्राप्त होती है। ये जो अभिलेख थे उनसे हमें अशोक की उपाधियों की जानकारी प्राप्त होती है। अब कौन कौन सी उपाधि है, हमने इस जो ये उपाधियां हैं ये हम पहले की वीडियो में भी देख चुके हैं स्टार्टिंग में ही चैप्टर के, बट ये यहाँ थोड़ा डीपली दिया हुआ है। इन अभिलेखों से, कौन से, अशोक के अभिलेखों से अशोक की उपाधियों की जानकारी प्राप्त होती है। कौन कौन सी उपाधि, एक तो थी देवनाम प्रिय, एक उपाधि थी उसकी देवनाम प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय। एक उपाधि अशोक की थी देवनाम प्रिय, देवताओं का प्रिय, और दूसरी थी प्रियदर्शी। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, मतलब देखने में सुंदर या मनोहर मुखाकृति वाला राजा। ठीक है, दो उपाधियां हैं, देवनाम प्रिय देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी मतलब देखने में सुंदर। ठीक है, अब क्या है कि अभिलेखों की भाषा, लिपि, शैली में क्या है, समानता है। इस टाइम के जो अभिलेख हैं उनकी भाषा, लिपि और शैली में समानता है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि ये एक ही शासक द्वारा जारी किए गए होंगे, और एक ही शासक का सीधा इशारा जाता है हमारा अशोक की ओर, क्योंकि अभिलेख अधिकतर या मोस्ट ऑफ या ज़्यादातर या पूरे ही अभिलेख अशोक के हैं, तो और इनकी भाषा, लिपि, शैली भी समान है, और तो अनुमान लगाया जाता है कि एक ही शासक ने लिखवाए होंगे, और एक ही शासक का मतलब है अशोक। ठीक है, क्योंकि अगर कोई और शासक लिखवाता तो भाषा, लिपि, शैली कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होता, लेकिन जो अधिकतर अभिलेख हैं वो लगभग सेम ही हैं। ठीक है, अब अभिलेखों से राजाओं के आदेशों की जानकारी मिलती थी। अब जो अभिलेख होते थे उनसे उन्हें जो लिखवाता था उसके आदेशों की, जैसे अशोक ने अभिलेख लिखवाए तो उसमें अशोक के आदेशों की जानकारी, वह अपनी प्रजा को क्या क्या आदेश देता था, उसके द्वारा क्या क्या आदेश जारी किए जाते थे, उसकी जानकारी अशोक के अभिलेखों में है। तो क्या होता है कि अभिलेखों से राजाओं के आदेशों की जानकारी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। इसके बाद राजाओं के युद्धों की जानकारी मिलती है, बिल्कुल मिलती है, क्योंकि अशोक का हमारा कौन सा युद्ध है, कलिंग युद्ध, सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली, अभिलेख से मिली। जो युद्ध किए जाते हैं उनमें क्या है, क्या हुआ, राजा की महानता और कौन जीता कौन हारा, सब जानकारी हमें कहाँ से मिली, अभिलेखों से मिली। और मुख्यतः जो कलिंग युद्ध की जानकारी है वो हमें अभिलेख से ही मिली है। ठीक है, उसके बाद अशोक की अहिंसा की नीति, धम्म की नीति की जानकारी भी कहाँ से मिली है, हमें अभिलेखों से मिली है। हमने देखा कि जब अशोक कलिंग युद्ध हुआ उसके पश्चात अशोक ने क्या किया, अपना राज्य विजय की जगह उसने धम्म विजय की नीति अपनाई, और जो धम्म विजय की नीति थी उसकी, अशोक की जो धम्म विजय की नीति थी उसके प्रचार के लिए उसने विभिन्न प्रकार के कार्य किए, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वो था अभिलेखों का निर्माण करवाना, अभिलेख लिखवाना। क्योंकि अभिलेख एक प्रचार का बहुत अच्छा माध्यम था, जगह जगह अभिलेख लगाए जाते थे और लोग उनको पढ़ते थे, तो उन्हें अशोक की महानता या अब उसने धम्म का प्रचार करना था तो धम्म के बारे में लिख दिया उस पर, तो लोगों को उसके बारे में पता चलेगा।
तो धम्म का प्रचार अभिलेखों के माध्यम से किया, और जब हमें अभिलेख मिले तो प्रचार क्या किया होगा, उसने धम्म के बारे में लिखा होगा, तो हमें उन्हीं अभिलेखों से क्या मिली, धम्म की जानकारी मिली। ठीक है, तो जो अभिलेख हैं उनसे जो लिखवाता है उसकी मोस्ट ऑफ जानकारी हमें मिलती है, और अशोक के काल की तो मोस्ट ऑफ जानकारी हमें अभिलेखों से ही मिली है, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा हथियार था वो क्या था, अभिलेख थे। और ऐसे ही ये आज का ये अभिलेख वाला टॉपिक कंप्लीट। हमने अभी ये देखा कि जो हमें अशोककालीन कालक्रम था या जो समय था उसकी मुख्यतः जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है, या हम कहें कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक की एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है। लेकिन अभिलेखों के साक्ष्यों की कुछ सीमाएं होती हैं। अभिलेखों से हमें जो साक्ष्य मिलते हैं या जो हमें जानकारी मिलती है उसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। आइए देखते हैं क्या सीमाएं होती हैं। तो सबसे पहली जो है कि जरूरी नहीं कि राजनीतिक और आर्थिक महत्व की बातें अभिलेखों में अंकित हों। जरूरी नहीं, जैसे हमने देखा अशोक के टाइम के जो अभिलेख थे वो मुख्यतः उसकी धम्म की नीति के लिए बनवाए गए थे। ठीक है, अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि राजनीतिक और आर्थिक महत्व की बातें भी इनमें अंकित हों। ठीक है, और अगर हम पूरी तरह उन पर निर्भर हो गए और ये बातें उनमें ना हुई तो हम राजनीतिक और आर्थिक महत्व की बातों से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा है अभिलेख केवल बड़े व विशिष्ट अवसरों का वर्णन करते हैं। अभिलेख जो है बड़े और विशिष्ट जो विशिष्ट अवसर हैं उनका वर्णन करते हैं, मतलब छोटे अवसरों का और जो विशिष्ट नहीं थे, जो स्पेशल नहीं थे, उनका वर्णन क्या अभिलेख नहीं करते हैं। जैसे हमने देखा कि अभिलेखों से हमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, लेकिन कुछ छोटे मोटे युद्ध भी हुए होंगे तो उनकी जानकारी तो हमें अभिलेखों से नहीं मिलेगी। इसके अलावा हमने देखा कि जो अशोक के आदेश थे उनकी जानकारी हमें हमें अभिलेखों से मिलती है, लेकिन उन आदेशों की जानकारी होगी जो बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब आदेश तो एक राजा है वो रोज जारी करता होगा या दिन प्रतिदिन नए नए आदेश आते होंगे, लेकिन लिखे तो वही गए होंगे ना जो विशिष्ट थे। मतलब जो सादा सिंपल से जो छोटे मोटे आदेश होंगे उनकी जानकारी तो हमें अभिलेखों से नहीं मिलेगी। तो एक ये भी है कि अभिलेखों से केवल बड़े व विशिष्ट चीज़ों की जानकारी मिलती है, बड़े या विशिष्ट अवसरों की जानकारी मिलती है। ठीक है, एक ये भी सीमा है। इसके अतिरिक्त अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो इन्हें बनवाते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है कि जो अभिलेख हैं वो उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो इन्हें बनवाते हैं। जैसे कि अशोक ने अभिलेख बनवाए तो उसमें अशोक के ही तो विचार होंगे, अशोक ने ही तो लिखवाए होंगे कि इसमें ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, इसका वर्णन करो, उसका वर्णन करो, तो उसमें अशोक के ही तो विचार होंगे। बाकी प्रजा के, बाकी और लोग क्या सोचते हैं वो विचार तो नहीं होंगे। जैसे मान लो कोई शासक अभिलेख बनवाता है तो उसमें शासक के विचार होंगे और शासक की जो दृष्टि होगी उससे तो उसने प्रजा के लिए सब कुछ अच्छा ही किया होगा। शासक की सोच से तो उसने प्रजा के लिए सब कुछ अच्छा किया है, लेकिन और लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसके और मंत्री क्या सोचते हैं, उसकी प्रजा क्या सोचती है, उसकी जो आसपास के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, वो जानकारी हमें अभिलेखों से नहीं मिलेगी। अभिलेखों से तो हमें वही जानकारी मिलेगी जो उन्हें बनवाएगा, उसके विचार उसमें व्यक्त होंगे। तो इस प्रकार जो अभिलेख हैं उनके साक्ष्यों की कुछ सीमाएं होती हैं, उनके प्रयोगों की कुछ सीमाएं होती हैं, और हर जो सारी चीज़ें हैं उनकी जानकारी हमें अभिलेखों से प्राप्त नहीं हो पाती है। और आज का ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है, और टॉपिक तो क्या, आज का ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आशा है आपको ये टॉपिक और ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये चैप्टर्स, ये वीडियो समझ में आ रही हैं और ये चैप्टर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।